गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है कल मैंने जो आपको फैराडे के लॉज बताए थे, आज उसमें कुछ एक आध हम कुछ प्रॉब्लम भी देखेंगे कि किस प्रकार से हम फैराडे के लॉ का उपयोग करेंगे और किस प्रकार से हम जो विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल है यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको हम कहते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे क्रिएट होता है ये मैंने कल बताया था। जब भी किसी कोई भी कॉइल है, अगर इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है अगर मैं मैग्नेट को आगे को ले जाऊं, मोशन इसको आगे को दूं तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो अगर ये कॉइल इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और ईएमएफ जो है जब इसमें प्रोड्यूस होगा तो इसमें करंट बहेगी। तो इस करंट को हम जो है बच्चों निकाल सकते हैं। आज हम इससे संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे कि किस प्रकार से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। फिर कल हमने 3 लॉज इसके पढ़े थे। पहला लॉ तो यही था कि अगर किसी कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिस फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स है, और जब किसी कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स अगर चेंज होगा तो उसमें जो है ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, यानी कि ईएमएफ माने विद्युत वाहक बल उसमें प्रेरित हो जाएगा। और विद्युत वाहक बल जैसे सेल करता है, सेल भी विद्युत वाहक बल लगाता है, तो अगर विद्युत वाहक बल लगेगा तो निश्चित रूप से करंट बहेगी। अगर ये कॉइल पूरी है, अगर मान लीजिए बीच से यहाँ पर से टूटी है, तो फिर वो जो विद्युत वाहक बल है जो इस कॉइल में प्रेरित होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। मान लीजिए इस कुंडली में जब हमने इसको चेंज करा तो इससे यहाँ पर विद्युत वाहक बल अगर 2 वोल्ट का इस कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है तो वो 2 वोल्ट यहाँ दिखाई देगा। लेकिन अगर ये जुड़ी हुई है तो फिर इसमें करंट बहने लगेगी, और करंट इस प्रकार से बहेगी। जो तीसरा लॉ है, दूसरा लॉ तो ये बताता है कितना विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ क्रिएट होगा, और तीसरा लॉ ये बताता है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। इसका माने तीसरे लॉ का केवल तभी उपयोग होगा जब कुंडली हमारी बंद है। तो कुंडली अगर खुली होगी तो धारा नहीं बहेगी, धारा नहीं बहेगी तो फिर जो है तीसरे लॉ का हम उपयोग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे तीनों लॉज हैं। चलिए आज हम बात करते हैं इसी पर, कुछ इसको निकालने की कोशिश करते हैं। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं बच्चों कि फ्लक्स जो है फाई जो है वो B.A होता है। अगर कोई कुंडली A जिसका एरिया है B एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है तो उस पर जो है फ्लक्स B.A होता है, और B.A जो है इसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहने के लिए हम M भी लिख देते हैं, क्योंकि इससे पहले हम जो है एक फ्लक्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसको देखिए BA जब इसको ओपन करते हैं तो BA cos थीटा आ जाता है। इसका मान है किसी कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स या बद्ध फ्लक्स जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड पर निर्भर करता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या। अगर इसका मान है आप खाली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर किसी ढंग से चेंज कर रहे हैं, बाकी एरिया अगर ये कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इससे भी जो है फ्लक्स में इंक्रीमेंट आएगा। जैसे अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिखाया था कि जब हमने एक कॉइल रखी थी और एक मैग्नेट को उसकी ओर को ला रहे थे, तो जैसे जैसे मैग्नेट कॉइल के नज़दीक आएगा तो बी जो है मैग्नेट इस कॉइल से गुजरने वाला जो बी है वो चेंज होगा। ठीक है, तो बी चेंज होगा तो बच्चों बी जब चेंज होगा तो क्या होगा, बी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। अब दूसरा तरीका क्या है कि अब यहाँ पर जो थीटा है वो लगभग फिक्स ही है, लेकिन अगर हम अब मान लिया हम इसको तो मैग्नेट को फिक्स कर दें और ये जो कॉइल है इसका एरिया बढ़ाते जाए, कॉइल इज इंक्रीजिंग इन साइज, इसका रेडियस बढ़ते जा रहा है, तो पहले छोटी थी फिर बड़ी हो गई फिर और बड़ी हो गई, तो इससे एरिया चेंज होगा। तो इस ढंग से मैग्नेट को फिक्स रख के भी हम फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। अब की बार हमको इसका एरिया बढ़ाना पड़ेगा। पहले हम मैग्नेट को चला रहे थे
तो मैग्नेट के चलने से बी चेंज होगा, मैग्नेट को फिक्स रख के कॉइल का एरिया बढ़ाने से ए चेंज होगा। और अगर मैं कॉइल को घुमाऊं यहाँ पर ऐसे करके, तो इससे जो है थीटा, इस समय देखिए अब, क्योंकि हमने कॉइल का जो तल है, प्लेन जो है कॉइल का, वो ऐसे रखा है और मैग्नेट ऐसे है, तो एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर भी सामने को है और इसके कारण मैग्नेट के कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड भी सामने को है। तो इस समय दोनों के बीच में एंगल जो है 0 है। लेकिन अगर मैं कॉइल को घुमा दूं तो घुमाने से एरिया वेक्टर घूमने लगेगा, और जब एरिया वेक्टर घूमने लगेगा तो थीटा चेंज होने लगेगा। तो खाली मैं अगर कॉइल मैग्नेट को भी फिक्स कर दूं, इसका कॉइल का एरिया भी फिक्स कर दूं, लेकिन अगर मैं इसको घुमाऊं तो थीटा चेंज करके भी मैं फ्लक्स को चेंज कर सकता हूं। यानी कि दीज आर द 3 मेथड्स जिनकी हेल्प से मैं किसी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स को चेंज कर सकता हूं। और जब फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे के नियम के अनुसार विद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न होगा। क्यों? क्या बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से तो कट जाएगा। अरे नहीं चमक रहा है ब्लैक। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है, कल मैंने जो आपको फैराडे के लॉज बताए थे, आज उसमें कुछ एक आध हम कुछ प्रॉब्लम भी देखेंगे कि किस प्रकार से हम फैराडे के लॉ का उपयोग करेंगे और किस प्रकार से हम जो विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल है, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको हम कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे क्रिएट होता है मैंने कल बताया था। जब भी किसी कोई भी कॉइल है, अगर इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है अगर मैं मैग्नेट को आगे को ले जाऊं, मोशन इसको आगे को दूं, तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो अगर ये कॉइल, इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और ईएमएफ जो है जब इसमें प्रोड्यूस होगा तो इसमें करंट बहेगी। तो इस करंट को हम जो है बच्चों निकाल सकते हैं। आज हम इससे संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे कि किस प्रकार से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। फिर कल हमने 3 लॉज इसके पढ़े थे। पहला लॉ तो यही था कि अगर किसी कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिस फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स है, और जब किसी कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स अगर चेंज होगा तो उसमें जो है ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, यानी कि ईएमएफ माने विद्युत वाहक बल उसमें प्रेरित हो जाएगा। और विद्युत वाहक बल जैसे सेल करता है, सेल भी विद्युत वाहक बल लगाता है, तो अगर विद्युत वाहक बल लगेगा तो निश्चित रूप से करंट बहेगी। अगर ये कॉइल पूरी है, अगर मान लीजिए बीच से यहाँ पर से टूटी है, तो फिर वो जो विद्युत वाहक बल है जो इस कॉइल में प्रेरित होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। मान लीजिए इस कुंडली में जब हमने इसको चेंज करा, तो इससे यहाँ पर विद्युत वाहक बल अगर 2 वोल्ट का इस कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है तो वो 2 वोल्ट यहाँ दिखाई देगा। लेकिन अगर ये जुड़ी हुई है तो फिर इसमें करंट बहने लगेगी, और करंट इस प्रकार से बहेगी। जो तीसरा लॉ है, दूसरा लॉ तो ये बताता है कितना विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ क्रिएट होगा, और तीसरा लॉ ये बताता है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। इसका माने तीसरे लॉ का केवल तभी उपयोग होगा जब कुंडली हमारी बंद है। तो कुंडली अगर खुली होगी तो धारा नहीं बहेगी, धारा नहीं बहेगी तो फिर जो है तीसरे लॉ का हम उपयोग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे तीनों लॉज हैं। चलिए आज हम बात करते हैं इसी पर, कुछ इसको निकालने की कोशिश करते हैं। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं बच्चों कि फ्लक्स जो है फाई जो है वो B.A होता है। अगर कोई कुंडली A जिसका एरिया है B एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, तो उस पर जो है फ्लक्स B.A होता है। और B.A जो है, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहने के लिए हम M भी लिख देते हैं, क्योंकि इससे पहले हम जो है एक फ्लक्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
तो इसको देखिए बी ए जब इसको ओपन करते हैं तो बी ए कॉस थीटा आ जाता है। इसका मान है किसी कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स या बद्ध फ्लक्स जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड पर निर्भर करता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या। अगर इसका मान है आप खाली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर किसी ढंग से चेंज कर रहे हैं, बाकी एरिया और ये कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इससे भी जो है फ्लक्स में इंक्रीमेंट आएगा। जैसे अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिखाया था कि जब हमने एक कॉइल रखी थी और एक मैग्नेट को उसकी ओर को ला रहे थे, तो जैसे जैसे मैग्नेट कॉइल के नज़दीक आएगा तो बी जो है मैग्नेट इस कॉइल से गुजरने वाला जो बी है वो चेंज होगा। ठीक है, तो बी चेंज होगा तो बच्चों बी जब चेंज होगा तो क्या होगा, बी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। अब दूसरा तरीका क्या है कि अब यहाँ पर जो थीटा है वो लगभग फिक्स ही है, लेकिन अगर हम अब मान लिया हम इसको तो मैग्नेट को फिक्स कर दें और ये जो कॉइल है इसका एरिया बढ़ाते जाए, कॉइल इज इंक्रीजिंग इन साइज, इसका रेडियस बढ़ते जा रहा है, तो पहले छोटी थी फिर बड़ी हो गई फिर और बड़ी हो गई, तो इससे एरिया चेंज होगा। तो इस ढंग से मैग्नेट को फिक्स रख के भी हम फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। अब की बार हमको इसका एरिया बढ़ाना पड़ेगा। पहले हम मैग्नेट को चला रहे थे तो मैग्नेट के चलने से बी चेंज होगा, मैग्नेट को फिक्स रख के कॉइल का एरिया बढ़ाने से ए चेंज होगा। और अगर मैं कॉइल को घुमाऊं यहाँ पर ऐसे करके तो इससे जो है थीटा, इस समय देखिए अब क्योंकि हमने कॉइल का जो तल है प्लेन जो है कॉइल का वो ऐसे रखा है और मैग्नेट ऐसे है, तो एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर भी सामने को है और इसके कारण मैग्नेट के कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड भी सामने को है, तो इस समय दोनों के बीच में एंगल जो है 0 है। लेकिन अगर मैं कॉइल को घुमा दूं तो घुमाने से एरिया वेक्टर घूमने लगेगा और जब एरिया वेक्टर घूमने लगेगा तो थीटा चेंज होने लगेगा। तो खाली मैं अगर कॉइल मैग्नेट को भी फिक्स कर दूं, इसका कॉइल का एरिया भी फिक्स कर दूं, लेकिन अगर मैं इसको घुमाऊं तो थीटा चेंज करके भी मैं फ्लक्स को चेंज कर सकता हूं। यानी कि दीज आर द 3 मेथड्स जिनकी हेल्प से मैं किसी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स को चेंज कर सकता हूं। और जब फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे के नियम के अनुसार विद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न होगा। क्यों? नहीं, क्या बोलूं? बाद में देखेंगे इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से तो कट जाएगा। अरे नहीं चमक रहा है ब्लैक। तो बच्चों इतने ढंग से हम फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ इसका। इस प्रकार से मैं देखिए, मान लीजिए इस स्थान पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है आपकी ओर से इधर को, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रॉस से दिखाते हैं। अब इसमें कॉइल ऐसे रखी है, अब मैं इस कॉइल को बाहर को ले जा रहा हूं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, तो जब तक कॉइल यहाँ नहीं, इस समय मैग्नेटिक कॉइल, इस समय मैग्नेटिक, इस समय अगर आप कहें थीटा क्या है तो इस समय थीटा भी क्योंकि इस कॉइल का एरिया वेक्टर भी हम लंबवत लेते हैं, तो एरिया वेक्टर भी अंदर को है और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर को है, तो एंगल जो है 0 है। यानी कि यहाँ पर जो फ्लक्स फाई बराबर बी ए कॉस थीटा है, इसमें कॉस थीटा 0 है, यानी कि खाली बी इंटू ए एक तरीके से ये है, कॉस 0 1 होता है। अब अगर मैं इस कॉइल को मूव कराऊं तो जब तक कॉइल यहाँ नहीं आ जाती तब तक बी ए ही इससे फ्लक्स जाएगा, यानी कि इस कॉइल के यहाँ से यहाँ तक जब आ जाएगी इस जगह पर, यहाँ तक कोई चेंज अभी फ्लक्स में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही ये कॉइल बाहर निकलना शुरू होगी, अब आप देखिए जब यहाँ से निकलना शुरू हुई इस पोजीशन से, जैसे ही आगे बढ़ेगी यानी कि इस पोजीशन पे आएगी, थर्ड पोजीशन पे, ये पोजीशन फर्स्ट है, ये पोजीशन सेकंड है और दिस इज द थर्ड पोजीशन।
जब ये इस पोजीशन पे आ जाएगी तो नाउ इट हैज स्टार्टेड मूविंग आउटसाइड, और जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आने लगेगी एरिया ए चेंज होने लगेगा, कॉइल का एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड में है वो चेंज होने लगेगा, और ए के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स अगर चेंज होगा, अगर हम ये निकालें किस रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो हम बता सकते हैं इस कॉइल में कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें हम जो है फ्लक्स चेंज का दिखा सकते हैं कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। दूसरा एग्जांपल ये है कि मान लीजिए इस प्रकार से, ये भी आपको समझने, इसके नोट्स नहीं बनाने, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये इस प्रकार से रखी है कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है और कॉइल इस प्रकार से रखी है। अब मैं इस कॉइल को इस अक्ष के परितः ऐसे घुमाता हूँ, जैसे कॉइल ऐसे घूमेगी, अभी ऐसे घूमेगी, घूमते घूमते ऐसे हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर को जा रहा है सीधे ऐसे। मैंने कॉइल को घुमा के ऐसे कर दिया, तो कॉइल का तल जो है, अब कॉइल का एरिया वेक्टर या तो इधर को आ गया या इधर को आ गया, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और एरिया वेक्टर इधर, तो कॉस एंगल 90 हो गया, कॉस 90 जीरो, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैंने ऐसे घुमाया तो फिर फ्लक्स बढ़ने लगेगा, और फिर फ्लक्स जब ऐसे हो जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन फ्लक्स की चेंज हो जाएगी। मान लिए इस समय एरिया वेक्टर कॉइल का अंदर को है और बी भी अंदर को है, तो इनिशियली बी और ए दोनों एक डायरेक्शन में, जैसे मैंने ऐसे घुमाया तो एरिया वेक्टर ऐसे से ऐसे घूमेगा, अब ये 90 हो गया है। इसके बाद अब मैंने ऐसे घुमाया तो फिर ये अब एंगल हो गया 180, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर को और एरिया वेक्टर ऐसे से ऐसे हो गया एरिया वेक्टर, तो ये 180 डिग्री इस प्रकार से हो गया। तो ये जो है यहाँ पर जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, यहाँ पर ये थीटा चेंज हो रहा है, बी फिक्स है, ए फिक्स है, ये दोनों फिक्स है, केवल थीटा जो है ये चेंज हो रहा है। तो इससे भी इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। तो हम इसको निकाल सकते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताता हूँ इसमें आपको। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर है और इसका मान 20 टेस्ला है। एक आयताकार रेक्टेंगुलर लूप जिसका क्षेत्रफल एरिया जो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसे 2 सेकंड में पलट कर रख दिया जाता है, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल बताइए। ये जो है हमारा क्वेश्चन है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर है और इसका मान 20 टेस्ला, इसका मान है। चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है,
और 20 टेस्ला का है और इसमें एक आयताकार लूप है जिसको पलट के रख देता है, ऐसे करके ऐसे पलट, और 2 सेकंड इसमें लगते हैं। तो हमें बताना है, क्योंकि जैसे हम इसको पलटना शुरू करेंगे फ्लक्स जो है वो बदलना शुरू हो जाएगा और जैसे ही फ्लक्स परिवर्तन होगा इस लूप में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। चलिए शुरू में माना क्षेत्रफल सदिश ये दिस इज द सॉल्यूशन आंसर। माना क्षेत्रफल सदिश भी प्रारंभ में कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर है। माना क्षेत्रफल सदिश भी प्रारंभ में कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर है शुरू में। तो फ्लक्स φ1 तब फ्लक्स क्या हो जाएगा, φ1 बराबर बी ए कॉस थीटा होता है, क्योंकि शुरू में बी है 20 टेस्ला का और एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चों। तो एरिया अगर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको मीटर स्क्वायर में कैसे लिखेंगे, 20 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और हर सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की घात ऋण 2 मीटर गुणा 10 की घात ऋण 2 मीटर। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 की घात ऋण 4 मीटर स्क्वायर। इसको हम यहाँ रख देते हैं एरिया की जगह 20 इंटू 10 की घात ऋण 4, क्योंकि हमें इसको भी मीटर में ही लिखना पड़ेगा। अब कॉस थीटा शुरू में कॉस थीटा 0 है, कॉस 0 1 हो जाएगा। तो दिस इज 400 इंटू 10 की पावर माइनस 4 वेबर। आपको याद होगा कि फ्लक्स की यूनिट वेबर है। अब जब इसको पलट के हमने ऐसे से ऐसे रख दिया तो एरिया वेक्टर जो अभी अंदर को था अब वो पलट के बाहर को हो जाएगा। अंतिम फ्लक्स, प्रारंभिक फ्लक्स तो ये था, अंतिम फ्लक्स φ2 बराबर इतना ही हो जाएगा बी ए कॉस थीटा पुनः θ1 θ2 कह लेते हैं इसको। तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू कॉस 180, दिस विल बिकम माइनस 400 इंटू 10 की पावर माइनस 4 वेबर। देखिए अंतिम फ्लक्स भी पता लग गया, हमें प्रारंभिक फ्लक्स भी पता लग गया। तो फ्लक्स परिवर्तन बराबर होता है φ2 माइनस φ1। अंतिम फ्लक्स है माइनस 400 इंटू 10 की पावर माइनस 4 माइनस प्रारंभिक फ्लक्स है 400 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो आ गया माइनस 800 इंटू 10 की पावर माइनस 4 वेबर। इतना बच्चों फ्लक्स है और टाइम कितना लगा इसमें, 2 सेकंड दिया है। डेल्टा टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, अब आप देखिए ईएमएफ कुंडली में ईएमएफ विद्युत वाहक बल ई बराबर होता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो आ गया, वैसे इसमें लेंज का लॉ भी लगाएं तो माइनस और लगा देते हैं। तो माइनस 800 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 2 सेकेंड। तो ई बराबर आ गया बच्चों माइनस 400 इंटू 10 की पावर माइनस 4 वोल्ट्स। माइनस सॉरी यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गए। तो ई इक्वल टू, अगर आपका उत्तर माइनस भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विद्युत वाहक बल आपका जो है माइनस या प्लस आएगा तो केवल डायरेक्शन से उसका मतलब होता है।
अगर आप ये माइनस ना लगाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो आप मॉड ले लीजिए इसका। तो दिस इज 4 × 10⁻⁴ वोल्ट। इसको अगर मैं 40 × 10⁻³ वोल्ट लिख सकता हूँ, और -3 बच्चों आप जानते हैं मिली वोल्ट हो जाएगा। तो आपका इस कुंडली में जब मैं इसको 2 सेकंड में अगर बदल दूंगा तो इसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा दैट विल बी योर 40 मिली वोल्ट। तो इस तरीके से इसमें हम फ्लक्स जो है उसको निकालते हैं, विद्युत वाहक बल की इस प्रकार से निकालते हैं। अगर हमें इस कुंडली का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस दिया हो तो मैं करंट इसमें कितनी आएगी, I बराबर EMF I/V/R से ये EMF की 40/R रख दूंगा तो मेरे को करंट भी पता लग जाएगी। और उस करंट का नाम मैंने आपको पहले बताया, दैट इज कॉल्ड द प्रेरित विद्युत धारा। प्रेरित विद्युत धारा। तो इस प्रकार से आप उस धारा का मान भी निकाल सकते हैं। चलिए इसमें ऐड ही कर देते हैं। क्वेश्चन में हम ऐड कर रहे हैं, एक लाइन और ऐड कर लीजिए। यदि कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम है तो प्रेरित धारा भी बताइए। तो प्रेरित धारा I बराबर हो जाएगा E/R। E हमने निकाल लिया 40 मिली वोल्ट और 10 ओम है तो 4 मिली एम्पियर की धारा बहने लगेगी इसमें। और ये धारा कितनी देर तक बहेगी, जितनी देर तक आप कुंडली को घुमा रहे हैं। क्योंकि आपने 2 सेकंड तक घुमाया है तो 2 सेकंड तक अगर एक समान रूप से आपने घुमाया तो एक समान 4 एम्पियर की धारा 2 सेकंड तक उससे प्रवाहित होगी। तो बच्चों इस प्रकार से जो है फैराडे के लॉ का हम उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से हम जो है उसमें विद्युत धारा का मान और विद्युत वाहक बल का मान निकालते हैं। अब आप देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि लेंज का नियम जो है वो हमारा किसको बताता है। लेंज का नियम हमें बताता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट यानी कि प्रेरित धारा की दिशा हमें वो बताता है। तो प्रेरित धारा की दिशा हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो देखिए इसको समझिए। मान लिए ये इस प्रकार से हमारी एक कुंडली का तल दिखाने के लिए मैंने बनाया है। मान लीजिए ये हमारी कुंडली है और ये मैग्नेट जो है इसकी ओर को आ रहा है। लेंज का नियम को आप थोड़ा समझ लीजिए, फिर इसको लिखा भी दूंगा। तो अब ये जो फ्लक्स है इसमें इस प्रकार से एक कुंडली से निकल रहा है। क्योंकि ये कुंडली बिल्कुल सामने रखी है और मैग्नेट इस प्रकार से आ रहा है और कुंडली ऐसे सामने से रखी है, तो फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, ये गति हो रही, चुंबक इधर को मोशन कर रहा है। तो जब आगे को ये जाएगा तो इससे फ्लक्स गुजर रहा है, इसमें फ्लक्स में चेंज आएगा क्योंकि कुंडली पूरी है, इसमें धारा भी बहेगी। अब मैंने ये कहा था, लेंज का नियम कहता है कि फ्लक्स जिस कारण परिवर्तन होता है या प्रेरित धारा जिस कारण भी बहती है उसका अपोज करती है। तो अब आप देखिए, जब ये मैग्नेट, अच्छा इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है वो किस कारण उत्पन्न हो रही है, क्योंकि मैग्नेट इसकी ओर आ रहा है। तो अब ये मैग्नेट के आने का ही अपोज करेगी, यानी कि ये कुंडली जो है, जो मैग्नेट इसकी ओर आके इसमें धारा बहा रहा है, इसमें धारा ऐसे बहेगी कि वो इसके आने का अपोज करेगी। और कैसे अपोज करेगी, देखिए आपको याद है कि, या आप इसको समझ लीजिए कि अगर
किसी कुंडली में दो प्रकार से धारा बहा सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज और या फिर हम उसमें जो धारा है वो एंटी क्लॉकवाइज बहा सकते हैं। यहाँ पर धारा क्लॉकवाइज बह रही कुंडली में और यहाँ पे धारा एंटी क्लॉकवाइज बह रही है। मैंने आपको शुरू में जब हम चुंबकीय क्षेत्र पढ़ रहे थे तब मैंने आपको कुंडली के सेंटर में किस प्रकार से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ये बताया था। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए राइट हैंड लॉ का हम प्रयोग करते हैं। जैसे ये वाला कुंडली है तो इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड अंदर को यहाँ से जा रहा है, अंदर की ओर को है, सेंटर में अंदर की ओर को, इसका माने यहाँ से इधर को जा रहा है। इसका माना कुंडली में प्रवेश इस वाले फेस से प्रवेश कर रहा है और पीछे वाली साइड से बाहर निकल रहा है। तो जहाँ से कुंडली, जहाँ मैग्नेट, अब आप देखिए कुंडली, करंट कैरिंग कुंडली एक मैग्नेट बन गई है, क्योंकि मैग्नेट में भी ऐसे ही होता है, कुंडली साउथ से प्रवेश करता है फ्लक्स मैग्नेट के अंदर और नॉर्थ से बाहर निकलता है। इसका माने ये वाली जो फेस है ये साउथ है और जो दूसरी वाली साइड है, यानी कि अगर मैं उस साइड चले जाऊं तो उस साइड से फ्लक्स सामने से आ रहा है तो नॉर्थ हो जाएगा। यानी कि इसी कुंडली का एक फेस साउथ है और एक फेस नॉर्थ है। अच्छा, इसको देखते हैं। देखिए इसमें जो है सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड से बाहर को आ रहा है, सेंटर में बाहर को है। इसका माने अगर मैं कुंडली के सामने खड़ा हूं तो मुझे इस फेस से फ्लक्स बाहर को आते हुए दिख रहा है, तो दिस इज नॉर्थ। तो इसकी बैक साइड जो है वो क्या होगी, इट विल बिहेव एज ए साउथ, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। यानी कि आपका हर जो कॉइल है, एवरी कॉइल इज अ मैग्नेट, और हर कॉइल एक मैग्नेट है और उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट है। और वो मैग्नेटिक मोमेंट माने जैसे मैंने आपको बताया था, अगर कोई बार मैग्नेट होता है, इसका नॉर्थ साउथ होता है, तो इसकी एक ध्रुव क्षमता होती है mm, एक उत्तरी ध्रुव क्षमता है, एक दक्षिणी ध्रुव क्षमता है। इसके बीच की दूरी अगर 2l है तो इस मैग्नेट का एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसको m×2l हम कहते हैं, और इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है। ये मैंने आपको बताया है पहले कि बार मैग्नेट जो है एक डाइपोल है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट ही होता है। अब इस धारा लूप को देखिए, इसमें भी एक फेस इसका साउथ है और एक फेस नॉर्थ है, तो यह भी एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव कर रही है, जिसका पोल जो है वो हम कैसे निकालेंगे। जैसे इस वाले में जो सामने से है, यहाँ से मैग्नेट अंदर को जा रहा है तो ये साउथ पोल है, और जो बैक साइड है वो नॉर्थ पोल है। तो आप ऐसे मान सकते हैं, अगर कोई कॉइल इस प्रकार से है तो आप समझ लीजिए कि कोई छोटा सा मैग्नेट उसके बीच में रखा है, एक फेस उसका नॉर्थ होगा और दूसरा फेस साउथ होगा। तो ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। यानी कि आपका जो धारावाही लूप है, अगर इसमें करंट बह रही है तो ये एक मैग्नेट की तरह है। जैसे इस वाले का जो धारा लूप है, इसका हमारा जो मैग्नेट है वो इस प्रकार से है, अंदर को है, जिसमें ये वाला सिरा जो है नॉर्थ है और पीछे वाला जो है वो साउथ है। इस प्रकार से इसको हम दिखा सकते हैं। तो अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करे, इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, जैसे इसका है, इसको हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ध्यान रखना, ये दिस इज नॉट बलाघूर्ण। बलाघूर्ण तो टाउ होता है, इसे चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। तो किसी भी धारावाही लूप का अगर एरिया ए है और उसमें बहने वाली करंट आई है, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण जो है m बराबर I है, इस सूत्र से निकलता है। और जहाँ ए की डायरेक्शन जो है वो इसी से निकलेगी, जैसे इस वाले में बाहर को होगी और इस वाले में अंदर को होगी। राइट हैंड का प्रयोग करेंगे, जो m की डायरेक्शन है वो इस प्रकार से होती है। तो अब आप देखिए, जैसे ही नॉर्थ इसमें जाएगा तो इसमें करंट की डायरेक्शन
अच्छा, अब इसी को थोड़ा सा दूसरे ढंग से समझते हैं। मैंने कहा अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो राइट हैंड एक रूल और आता है, थंब रूल। आप अपनी फिंगर को करंट की डायरेक्शन में मोड़ लीजिए, तो जिधर को आपका अंगूठा जा रहा है उधर ही को एम की डायरेक्शन होती है अंदर को, और एम की डायरेक्शन जो है हमेशा साउथ से नॉर्थ होती है। इसका माने ये वाला सिरा साउथ है, ये सिरा नॉर्थ है। इसको हम दूसरे ढंग से भी दिखाते हैं। देखिए इस करंट को देखिए, ये आपको एस जैसा बनाते हुए दिख रही है। देखिए इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी बनी है, डायरेक्शन ऐसी है करंट की। अगर आप एस बनाएंगे तो एस में जो, अगर मैं एस के जो एंड और बिगिनिंग है उसमें अगर मैं एरो लगा दूं तो आप देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है। और इस वाले में देखिए आप, इसमें एन जैसा बन रहा है, नहीं बन रहा है। इसका माना अगर आपके किसी भी लूप में, अब मान लीजिए करंट की डायरेक्शन ऐसे है, अब आप इसमें एस बनाइए, एस बनेगा ही नहीं, एस उल्टा आ रहा है। देखिए क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन ऐसे थी तो ये मैच नहीं कर रहा है। इसका माने ये नॉर्थ, ये साउथ नहीं है। तो मैं इसको कैसे करूंगा, ये मैंने गलत बना दिया तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा और इसकी जगह मैं नॉर्थ ही बना पाऊंगा यहाँ पर। देखिए इसका माना अगर किसी कॉइल में डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो जो है वो नॉर्थ की तरह बिहेव करेगी, यानी कि उत्तरी ध्रुव बना। और इसके जो बैक साइड है, इसी के अगर मैं बैक साइड में चले जाऊंगा तो देखिए आप इसको फील कीजिए बैक साइड में जाके, तो आप पाएंगे कि ये साउथ बन गया है। यानी कि इसी कॉइल का ये वाला फेस जो सामने से है ये नॉर्थ है और दूसरा साउथ है। ये एक दूसरा तरीका है। वैसे एक इसमें क्या है, अगर मैं करंट रिएक्शन ऐसे कर दूं तो देखिए राइट हैंड लॉ से हम सामने, इसका मतलब इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है सामने को है, और मैग्नेटिक मोमेंट सामने को अगर है तो इसका मतलब साउथ पीछे है, नॉर्थ आगे, तक तो सामने को होगा, साउथ से नॉर्थ होता है हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये एक दूसरा तरीका है। ये वाला तरीका भी बहुत अच्छा माना जाता है समझने के लिए कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट से हमें ये पता लगाना कि कौन सा फेज साउथ है और कौन सा फेज नॉर्थ है। अब देखिए जब ये मैग्नेट स्क्यू हो जाएगा और इसमें करंट बहने लगेगी, तो क्योंकि ये नॉर्थ है और नॉर्थ का अपोज कौन करता है, नॉर्थ ही करता है, तो ये भी नॉर्थ बन जाएगा। और ये नॉर्थ कैसे बनेगा, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट इस प्रकार से हो जाएगी। और अब देखिए ये खुद नॉर्थ बन गया, तो ये नॉर्थ के पास आने का अपोज करेगा। तो इस तरीके से बच्चों इसको आपको समझना पड़ेगा। तो यही लेंज ने कहा, लेंज ने वास्तव में जो रूल बताया अपना, वो इसीलिए बताया ताकि आप जो है डायरेक्शन ऑफ करंट निकाल सकें किसी में। मान लीजिए ये एक लूप है और मैं मैग्नेट ऐसे करके, ये इसकी अक्ष है, और मैं मैग्नेट ऐसे करके इसकी ओर ला रहा हूँ साउथ। तो क्योंकि इससे गुजरने वाले फ्लक्स में चेंज आएगा, तो अब फ्लक्स में चेंज आएगा तो इसमें करंट बहेगी। तो डायरेक्शन ऑफ करंट किस प्रकार से होगी कि ये भी साउथ बन जाए, यानी कि साउथ बनने के लिए, साउथ माने ऐसे, इसका माने डायरेक्शन ऑफ करंट इस प्रकार से होगी। ये कौन सी करंट है, ये वही प्रेरित धारा है। तो जब ये साउथ बन जाएगा और हम साउथ को इसकी ओर ला रहे हैं, तो साउथ को धक्का मारेगा, यानी कि ये जो है उस कारण का विरोध कर रहा है जो इसमें प्रेरित धारा या इंड्यूस करंट को बहा रहा है। तो साउथ को अगर लाएंगे तो साउथ बन जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं साउथ को इधर को ना लाके इधर को ले जाऊं, साउथ को दूर ले जाऊंगा, तो ये अब दूर जाने का विरोध करेगा, क्योंकि फिर से इसके दूर जाने से भी फ्लक्स में चेंज आएगा। तो साउथ के दूर जाने का विरोध हम कैसे कर सकते हैं, नॉर्थ बन के। तो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो अब नॉर्थ बना देगी इसमें, यानी कि अब जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो इस प्रकार से हो जाएगी। तो इसका माने अगर मैं मैग्नेट को साउथ को पहले पास को लाऊं तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ और रहेगी, और बैक ले जाऊं तो डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टी हो जाएगी। अगर मैं साउथ को आगे पीछे खिसकाते रहूं
तो इसमें डायरेक्शन एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, इस प्रकार से इसी करंट को हम एसी करंट कहते हैं बच्चों। आगे हम पढ़ेंगे कि एसी किस प्रकार से प्रोड्यूस होती है। जब किसी कुंडली से के आसपास हम मैग्नेट को इस प्रकार से, जैसा मैंने अभी बताया, इस प्रकार से चेंज करते हैं तो उस कॉइल में एसी करंट बहने लगेगी। सामान्यतः अब बात ये होती है, क्या हम एक कॉइल घर में बना के और एक मैग्नेट को आगे पीछे ले जाके क्या उसमें हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या घर में? आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन आपका जो जनरेटर आपने देखे होंगे अक्सर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बाहर या बड़े बड़े प्रतिष्ठानों के बाहर लगे रहते हैं जनरेटर। ये जनरेटर इसी प्रकार से मैग्नेट को आगे पीछे खिसकाते रहते हैं और बहुत तेज स्पीड से, क्योंकि जितनी तेज इसकी स्पीड होगी, देखिए मैंने आपको बताया था विद्युत वाहक बल जो है d5/dt या Δ5/ΔT, तो जितना ज़्यादा फ्लक्स परिवर्तन की दर जितनी ज़्यादा होगी बच्चों, उतना ही ज़्यादा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो आप जब मैग्नेट को आगे पीछे खिसका रहे हैं तो यू आर चेंजिंग द फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं। अगर आप इसको जितने ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जब बहुत ज़्यादा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तभी इसमें बहने वाली धारा आपको दिखेगी। इसलिए घर में अगर आप एक मैग्नेट के आगे पीछे ऐसे ऐसे करो तो आपको धारा शायद ही दिखने को मिले, क्योंकि उसका कारण ये होता है कि हमारा जो फ्लक्स चेंज की दर है वो बहुत कम होती है। या तो आपको इस कुंडली में बहुत सारे फेरे बनाने पड़ेंगे, ताकि ज़्यादा फेरे होंगे तो कुंडली से ज़्यादा फ्लक्स गुजरेगा, क्योंकि एक फेरे से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो B.A होता है। लेकिन अगर फेरे n हो जाए तो इसको n से गुणा कर देते हैं। तो या तो आपको कुंडली में बहुत ज़्यादा फेरे रखने पड़ेंगे, मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा, और साथ ही आपको फ्लक्स परिवर्तन की जो दर है, मैग्नेट को जो चलाना है वो भी बहुत तेज स्पीड में करना पड़ेगा। तो जब आप ऐसा करेंगे तभी आपको जो करंट है वो देखने को मिल पाएगी। तो सामान्यतः ऐसा हाथ से करना तो संभव नहीं है। एक डीजल इंजन की मदद से हम मैग्नेट को आगे पीछे खिसका सकते हैं, और यही काम इलेक्ट्रिक जनरेटर में होता है। उसमें एक मैग्नेट को आगे पीछे खिसकाया जाता है, या तो मैग्नेट को खिसकाया जाता होगा या कुंडली को घुमाया जाता होगा, क्योंकि घूमने वाली मोशन आसान होती है इंजनों में। किसी भी गाड़ी में आप जाने, कोई भी इंजन गाड़ी को घुमा देता है, तो उसमें इंजन ही लगा है, उसमें हो सकता है मैग्नेट को फिक्स रख दिया गया हो और इसको घुमाया जा रहा हो ऐसे ऐसे करके तेजी से, तो उससे भी फ्लक्स चेंज होने से मतलब है आप किसी ढंग से, मैंने आपको बताया था फ्लक्स कितने ढंग से चेंज होता है, चाहे आप बी चेंज करें, चाहे आप एरिया चेंज करें, चाहे आप थीटा चेंज करें, इतने ढंग से आप फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। जब आप फ्लक्स चेंज करेंगे तभी आप विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर पाएंगे। अब थोड़ा सा लेंज लॉ के बारे में, ये जो मैंने आपको बताया इसी को लिख लेते हैं, लेंज लॉ को आज लिख लेते हैं कि लेंज लॉ है क्या। लेंज का नियम, मैंने इसको फैराडे का तीसरा नियम भी कहते हैं, और इसको ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम, वे किस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण का नियम है आप इसको समझिए। देखिए, आप जानते हैं प्रकृति में हम केवल ऊर्जाओं का रूपांतरण करते हैं। हम ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना हम ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। अब देखिए आपने क्या किया, जब आप मैग्नेट को, मान लीजिए एक कॉइल रखी है और आप मैग्नेट को आगे लेके आ रहे हैं, जब मैग्नेट को आप आगे लेके आ रहे हैं तो धारा की दिशा ऐसी हो गई है कि वो इसके आगे आने का अपोज कर रही है। तो आपको जब अपोज कर रही है तो आपको इस मैग्नेट को खिसकाने में ताकत लगानी पड़ेगी, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। जब आप दूर ले जाएंगे तो वो इसको मैग्नेट को अट्रैक्ट करने लगेगी, फिर आगे पीछे, यानी कि इफ़ यू आर कंटिन्यूसली डूइंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन, आगे पीछे, तो इससे क्या होगा कि आपको आगे धक्का लगाने में भी ताकत लगानी पड़ी और आपको पीछे ले आने में भी ताकत लगानी पड़ी। तो आप जो है एक प्रकार से वर्क करने लगेंगे, और आपके द्वारा जो किया जा रहा वर्क है यही तो वास्तव में कॉइल में करंट बहा रहा है। वरना कॉइल में करंट अपने आप कैसे उत्पन्न हो जाएगी? एनर्जी, क्योंकि करंट का बहना एक एनर्जी है।
तो कॉइल में एनर्जी कहाँ से आई? तो क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं, यानी कि हमने जो मस्कुलर वर्क किया वो इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट हो गया। इसका माने कॉइल में करंट फोकट में नहीं बह रही, आपके द्वारा किया गया वर्क। और आपको क्यों वर्क करना पड़ रहा है? क्योंकि कॉइल आपसे वर्क करा ले रही। इसका माने यह है कि जब कॉइल को आगे पीछे खिसकाने में आपको ताकत लगानी पड़ रही, तभी आप समझिए कि कॉइल में करंट बह रही है। तो इस प्रकार से ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है, यानी कि कॉइल में बहने वाली करंट जो है, जो वर्क हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं जब धारा बहती है, आवेश बहता है तो वर्क करना पड़ता है। तो कॉइल में बहने वाली जो करंट के लिए जो वर्क हो रहा है, वो जो हम मैग्नेट को आगे पीछे खिसकाने में वर्क कर रहे हैं, वो दैट वर्क इज बीइंग ट्रांसफॉर्म, वही परिवर्तित हो जा रहा है विद्युत रूप में। तो मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम बदल रहे हैं। तो ये कोई हम नई ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर रहे, बल्कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बदल रहे हैं। यही लेंज का नियम। तो देखिए, जब हम किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को किसी कुंडली की ओर ले जाते हैं, तो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह खुद भी उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगती है तथा चुंबक की गति को चुंबक की गति का विरोध करने लगती है। इस प्रकार हमें जो कार्य करना पड़ता है वही वास्तव में कुंडली में धारा प्रवाहित करने में प्रयुक्त हो रहा है। यहाँ पे एक चित्र बना देंगे, इसमें एक नॉर्थ पोल दिखा देंगे ऐसे, ये इधर की ओर जा रहा है, तो इसमें भी धारा की दिशा नॉर्थ हो जाएगी और ये कुंडली को प्रतिकर्षित करेगी। ये गति की दिशा है। इसका माने अगर आप इसके बाद भी एन को आगे ही लाएंगे तो ये प्रतिकर्षण के विरुद्ध आपको जो है वो चलना पड़ेगा। जब हम किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को किसी कुंडली की ओर ले जाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह खुद भी उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगती है तथा चुंबक की गति का विरोध करने लगती है। इस प्रकार हमें जो कार्य करना पड़ता है, काहे के लिए कार्य करना पड़ता है? गति को बनाए रखने के लिए। इस प्रकार हमें जो गति को बनाए रखने के लिए, गति को बनाए रखने में हमें जो गति है, इस प्रकार हमें
गति को बनाए रखने में जो कार्य करना पड़ता है वही वास्तव में कुंडली में धारा प्रवाहित करने में प्रयुक्त हो रहा है। अर्थात हमारे द्वारा खर्च ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। तो इस प्रकार से बच्चों लेंज का जो नियम है, इट इज ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये हमें बताता है कि कुंडली में धारा बहा कोई ऊपर वाला, गॉड इज नॉट फ्लोइंग द करेंट, इट इज अस, हम ही बहा रहे हैं, हम ही कुंडली को खिसकाने में जो वर्क कर रहे हैं वही एनर्जी में बदल रहा है। तो ये जो है आपका आज का कुछ एक्सप्लेनेशन था, कुछ न्यूमेरिकल थे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं।